हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो इस समय एक चर्चा का काफ़ी विषय बना हुआ है तबलीगी जमात। तो तबलीगी जमात से जुड़ी हुई क्या चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं। तो कोरोना मरीजों की पुष्टि के बाद जो है ये चर्चा में आया है। तो निजामुद्दीन का जो इलाका है दिल्ली का, तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो है तबलीगी जमात जो एक मरकज़ था वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जुटे थे। उसके बाद से जो वहाँ पे पॉजिटिव केस मिले तो उसके बाद से काफ़ी हाहाकार मचा कि काफ़ी सारे वहाँ से कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं। और ये जो मरकज़ है इसमें कई राज्यों और देशों से लोग शामिल हुए थे। इस वजह से भी काफ़ी सारे लोग इन्फेक्टेड हुए कोरोना वायरस से जुड़े हुए। इसमें जो है लगभग 2000 लोगों ने भाग लिया था, वक्ताओं ने भाग लिया था। वैसे नंबर ऑफ जो संख्या थी वो बताई जा रही थी कि 3400 है, पर फिलहाल इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ सिर्फ 2000 लोग ही लास्ट टाइम तक बचे हुए थे। तो निजामुद्दीन के बगल में एक बंगले वाली मस्जिद है जिसमें जमात का मरकज होता है। तो मरकज क्या है, जमात क्या है, ये शब्दों को भी देखेंगे और इससे जुड़े हुए क्या चीज़ें रही हैं उसको भी हम देखेंगे। और क्योंकि पुलिस के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई थी लॉकडाउन के दौरान, तो उसको ना फॉलो करने के कारण जो है मोहम्मद साद कांधलवी जो हैं, जो इसके फाउंडर हैं इस समय के, उनको जो है दिल्ली पुलिस जो है सरकार से मांग की कि उनके खिलाफ जो है कड़ा एक्शन लिया जाए ताकि इन चीज़ों की जांच हो सके कि उन्होंने क्यों पुलिस को गुमराह किया। और यह जो तबलीगी जमात है यह इस्लाम की देवबंदी विचारधारा से प्रभावित एक संस्था होती है, एक प्रकार से स्पिरिचुअल संस्था ये मानी जाती है। अब आइए देख लेते हैं तो ये क्या है। अगर इतिहास के बारे में बात करें इसके हम, तो तबलीगी जमात की स्थापना जो थी 1927 में एक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन के तौर पे की जाती है, मोहम्मद इलियास कांधलवी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और यह देवबंदी विचारधारा से प्रभावित था और इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए इसको चलाया जा रहा था। और अब देख लेते हैं कौन थे मोहम्मद इलियास। तो मोहम्मद इलियास का जन्म जो है 1885 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कंधाला गांव में हुआ। तो कंधावा की वजह से इनका नाम कांधलवी लगता है इनके नाम के आगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो जमात का मतलब क्या होता है। जमात का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो उर्दू भाषा का यह शब्द होता है और किसी खास उद्देश्य के लिए अगर जहाँ पे आप इकट्ठा हो रहे हैं, किसी समूह को देख रहे हैं, तो उस जगह को जमात बोलेंगे। तबलीगी जमात के संबंधों की अगर बात करें तो समूह के लोग आपस में जब उस टाइम गैदर होते हैं तो घर परिवार किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रखा जाता और एक डोरमेट्री टाइप की जगह होती है, बहुत सीमित जगह में ये लोग रहते हैं। इसी वजह से सरकार ये कह रही है कि इन लोगों में कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो है नमाज, कुरान और तिलावत के प्रवचन हुआ करते हैं। वैसे तो ये इनका आयोजन जो है 3 से लेकर 40 दिन या 4 महीने तक और या साल भर तक इसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो इन्होंने भी वही कहा कि हमारा जो आयोजन था वो 3 दिनों का था, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे लोग इसमें जुड़े रहे, इसी वजह से ये चीज़ें सस्पेक्ट में आई हैं। मरकज का मतलब क्या होता है। अगर मरकज की हम बात करें तो इस विचारधारा के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। बड़े बड़े शहरों में उनका एक केंद्र होता है जहां जमात के लोग इकट्ठा होते हैं। जमात में वही ढेर सारे लोग जहां इकट्ठा हो रहे हैं। उर्दू में अगर मरकज की बात करें तो उर्दू में मरकज कहा जाता है, इंग्लिश में सेंटर और हिंदी में केंद्र के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब तबलीगी जमात का जो सिद्धांत है वो किन किन रूपों में होता है। तो ईमान, नमाज पढ़ना, इल्म व जिक्र, धर्म से संबंधित बातें करना, इकराम और आपस में एक दूसरे की मदद करना, इखलास, नीयत साफ़ करना, दावत व तबलीग रोज़ाना के कामों से दूर रहना। तो ये तो थी इनसे जुड़ी हुई चीज़ें। अब इल्तिजा या जलसा क्या होता है। तो यह साल भर चलता रहता है। भारत में दिल्ली में जो निजामुद्दीन में बंगले वाली मस्जिद है और तबलीगी जमात के मरकज का पूरी दुनिया में सेंटर है और इसको जो है तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। तो ये तो जुड़ी हुई थी जो है तबलीगी जमात से जुड़ी हुई बेसिक पॉइंट। अब आ जाते हैं तबलीगी जमात का जो इशू हुआ है वो कहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अपना सबसे पहला प्रकोप अगर तबलीगी जमात की जो संस्था है उसके द्वारा अगर हो रहा है तो इंडोनेशिया से हो रहा है और जहाँ पे 673 लोग जो है कन्फर्म केसेज आ जाते हैं सामने। उसके बाद से ही ये काफ़ी शक के दायरे में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर 673 से ज़्यादा भी केसेस थे। 2/3 से ज़्यादा लोग जो थे इसमें शामिल हुए थे और आधे से ज़्यादा लोग जो थे वो सस्पेक्टेड पाए गए इसमें कोरोना पॉजिटिव में।
अब इसके बाद इनका अगला सेंटर जो रहता है वो पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में रायसिंध एक जगह है, वहाँ पर होता है। तो लगभग इसमें जो 35 में से आपके 27 लोग रहते हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। उसके बाद से पाकिस्तान में भी काफ़ी हलचल मच जाती है। उसके बाद जो अगर अगला इनका मूवमेंट होता है वो आप देखेंगे कि तेलंगाना CMO का ट्विटर हैंडल भी है, जिसमें बताया गया है कि जो मरकज़ में लोग शामिल हुए थे 13 से लेकर 15 तारीख के बीच, उसमें काफ़ी सारे लोग जो थे इन्फेक्टेड थे। और जो 2 केसेज जो 2 लोग डेथ किए थे, जो अपोलो में थे, जो ग्लोबल हॉस्पिटल, और जो है निजामाबाद में जो थे, जो लोग डेथ किए थे वो यहाँ इस मरकज़ को ज्वाइन करके आए हुए थे। उसके बाद से जो है तेलंगाना सरकार एक एडवाइजरी जारी करती है कि अगर कोई उस मरकज़ में शामिल हुआ था तो प्लीज़ वह सामने आए ताकि उसकी हेल्प की जा सके कोरोना के प्रति। अब नेक्स्ट जो था, आप देखेंगे कि क्योंकि यह चीज़ें काफ़ी दिन से चल रही थी और इसको जो है वो मान नहीं रहे थे, तो आप देखेंगे कि ये जो थी चीज़ें 13 तारीख से हो रही थी। तो 13 तारीख में केवल 3400 लोग इसमें शामिल होते हैं। फिर उसके बाद जो है 15 तारीख को केजरीवाल ने मना किया कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है 20 तारीख को भी एक एडवाइजरी जारी होती है कि जो 10 इंडोनेशियन लोग थे वह यहाँ से निकल के फिर तेलंगाना चले गए। तो ये वही तेलंगाना में जो ये लोग जाते हैं तो ये इंडोनेशियन पीपल रहते हैं जो कि वहाँ पर चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे कि 24 तारीख को PM के द्वारा जब लॉकडाउन किया जाता है तो उसके बाद भी पुलिस के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की जाती है कि इसको आप खाली कर दीजिए। लेकिन 25 तक भी आप देखेंगे कि यहाँ पर 1000 लोग तभी भी जुटे रहते हैं, वह इसको खाली नहीं करते हैं। 26 मार्च को क्या होता है कि जो इसमें से एक पेशेंट रहता है जो 65 साल के रहते हैं, वो जब जो दिल्ली से श्रीनगर जाते हैं तो वहाँ पर जाने पे उनकी डेथ हो जाती है। ये वही व्यक्ति रहता है जो यहाँ पे स्पिरिचुअल के रूप में आते हैं, वह उनकी डेथ होती है। फिर 27 तारीख मार्च को क्या होता है कि 6 कोरोना जो रहते हैं पेशेंट रहते हैं जो झज्जर में जिनका टेस्ट होता है वहाँ पर पॉजिटिव पाए जाते हैं, वो भी इस सभा में अटेंड हुए रहते हैं। फिर 28 मार्च को जो रहता है वो ACP जो दिल्ली रहते हैं वो उनके द्वारा एडवाइस जारी की जाती है कि आप अभी भी खाली कर दीजिए। तो ये लोग कहते हैं कि अब हमारे यहाँ कोई आ नहीं रहा है बाहर से, तो फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी 29 मार्च को जो है यहाँ पर 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो सस्पेक्टेड पाए जाते हैं। उसके बाद से जो स्वास्थ्य विभाग की टीम रहती है और पुलिस रहती है वह इसको 29 तक पूरा खाली कर देती है। और कहा जाता है कि जो 7 डेथ हुए थे वो यहाँ पर वो लोग अटेंड किए हुए थे उन चीज़ों को। तो फिर आगे की जो एडवाइजरी रहती है तो इसके खिलाफ जो है अरविंद केजरीवाल ने गवर्नमेंट से ये कहा है कि जो है आप इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए और उस जगह को जो है वो सील कर दिया जाए अगले आदेश तक। क्योंकि इनका अरविंद केजरीवाल का मानना है कि सारी चीज़ों के जानकारी होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें चलती रहीं इस वजह से। अब उसके बाद इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट खास करके MHA जो है होम मिनिस्ट्री जो है वो भी एक्शन में आती है और राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करती है कि जो इंडोनेशियन पीपल थे जो 800 लोग आए हुए थे उनके पासपोर्ट उनके वीज़ा को रद्द कर दिया जाए और ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए ताकि यह दोबारा ना आ पाए। क्योंकि ये लोग मना करने के बावजूद भी ये काफ़ी सारे जगहों पर ट्रैवल किए हैं भारत में। और राज्य सरकारों को यह आदेश दिया है कि जितने भी लोग आपके राज्य से इन मूवमेंट्स में हिस्सा लिए थे उनके बारे में जानकारी दें ताकि जो है कड़ा एक्शन लिया जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे समझ में आ रही होंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।